हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको सीएमए फाउंडेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल सब्जेक्ट की क्लास मिला करेंगी। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद एंड आई एम सीएमए फाइनलिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सीएमए फाइनलिस्ट हूँ, तो मैं आप लोगों को जो भी इस चैनल पे पढ़ाऊँगा, जो भी समझाऊँगा, जो भी चीज़ें बताऊँगा, वो मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा, ताकि आप लोगों को सीएमए फाउंडेशन हो चाहे सीएमए इंटरमीडिएट हो, इसमें आपके अटेम्प्ट्स ना लगे, आप सिंगल अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन या सीएमए इंटरमीडिएट क्रैक कर जाओ। अब तक मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने फाउंडेशन में एडमिशन लिया था। क्लास 12 जब मैंने क्लियर की थी तो मैंने सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लिया था। फिर मैंने इंटरमीडिएट फाउंडेशन क्वालिफाइड किया, फिर मैंने इंटर क्वालिफाइड किया और अभी मैं सीएमए फाइनल में हूँ। तो अब तक की मेरी जो जर्नी रही है, फाउंडेशन से लेके इंटर तक की जो भी मेरी जर्नी है और इंटर से लेके फाइनल तक की, अभी मैं सीएमए फाइनल में हूँ, तो फाइनल तक की मेरी जो भी जर्नी रही है, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, जो भी चीज़ें मैंने सीखा, जो भी टीचर से मैंने सीखा, उस सारे की सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। और आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे लेक्चर सीएमए फाउंडेशन के अवेलेबल करेंगे और बहुत जल्द इंटरमीडिएट की अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि हमने इस चैनल पे जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, जो टीचर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएगा या लॉ पढ़ाएंगे, या जो टीचर आपको बिजनेस एंड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, वो सारे टीचर सीएमए फाइनलिस्ट हैं। यानी एक भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो सीएमए फील्ड से नहीं है, वो सारे के सारे टीचर क्या हैं, सीएमए फाइनलिस्ट हैं, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि यार ये हमारे फील्ड का नहीं है, ये पता नहीं हमें क्या समझाएगा, इसको हमारे फील्ड का पता ही नहीं कुछ, इसे नहीं पता कि हमारे फील्ड में कितना कंपटीशन है, इसे नहीं पता कि हमारे सब्जेक्ट क्या है, इसे नहीं पता कि हमारे क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, इसको तो हमारे फील्ड में पढ़ाई नहीं की है। तो ऐसा आपको ताकि ना लगे और ऐसा आपको कुछ भी फील ना हो, इसलिए मैंने इस चैनल पे आपको जो भी टीचर मिलेंगे वो 100% मेरी गारंटी है कि सीएमए फाइनलिस्ट होंगे। सारे के सारे सीएमए फाइनलिस्ट हैं, कोई सीएमए फाइनल में है और कोई सीएमए फाइनल कर चुका है। ठीक है, तो आपको इसी चैनल पे रहना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना मैक्सिमम आपको शेयर कर सकते हैं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊँगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपके जो 4 पेपर है, आपके देखो फाउंडेशन में 4 पेपर है। पेपर नंबर 1 में क्या, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, यानी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। पेपर नंबर 3 है फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स और पेपर नंबर 4 है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपके फाउंडेशन में 4 पेपर होंगे और हर एक पेपर 100 मार्क्स का आएगा। हर एक पेपर कितने मार्क्स का आएगा सर? 100 मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का और 100 और 100। टोटल आपका फाउंडेशन का जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे फाउंडेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक सिंगल रुपीज़ का भी पेमेंट नहीं करना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पे आपको चारों सब्जेक्ट का लेक्चर मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके मैक्सिमम शेयर करने, जितने अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करोगे उतनी ही आपको लेक्चर टाइमली मिलेंगे। क्योंकि देखो, आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें दे रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना पहला, दूसरा इसको शेयर करना। ठीक है, बाकी आपको फाउंडेशन का लेक्चर आपको हमें छोड़ देना, हम आपको फाउंडेशन पर लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या हूँ, सीएमए फाइनलिस्ट हूँ और भी जो भी टीचर होंगे सारे सीएमए फाइनलिस्ट हैं। तो उनको आपके फील्ड का नॉलेज है, उनको आपके फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे ताकि आप सिंगल अटेम्प्ट में आप सीएमए फाउंडेशन क्लियरफाई कर पाओ। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा सीएमए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले अगर हम अपने पेपर की बात करें कि मैं अपने स्टार्ट करता हूँ आपका पेपर, तो अब देखो 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। बड़े आपका पढ़ना है नहीं पढ़ना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। अगर आपने मेरी बात सुन ली और मेरी बात पढ़ ली, मैं जो समझाया आपने समझ ली, तब बिलीव मी आप मुझे अप्रिशिएट करोगे जब फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे के आओगे कि सर हाँ, आपने पढ़ाया था और हम अकाउंटेंसी के पेपर कितना अच्छा गया। ठीक है, तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ाऊँगा। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो मेरा 4 ईयर प्लस एक्सपीरियंस का टीचिंग है। मेरा 4 ईयर 4 साल प्लस मेरी एक्सपीरियंस है इन टीचिंग में। आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं सुपीरियर कॉमर्स एकेडमी।
मेरी अपनी एकेडमी है, मेरा यूट्यूब चैनल एक और है कॉमर्स फ्लिक्स, आप उस पर भी जाके देख सकते हो, वो मेरा यूट्यूब चैनल है और वहाँ से आप मेरे क्या फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका CMA फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 यानी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज मैं आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग यानी पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ाऊँगा। तो सर पेपर नंबर 2 की बात करें, अगर अकाउंट्स की बात करें, देखो तो पहली बात ये कि सबसे पहला नंबर 1 टिप दे रहा हूँ, अगर फाउंडेशन आपको सिंगल अटेम्प्ट में आपको क्रैक करना है, आपको बस एक अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्रैक करना है, तो मेरी बात गांठ बांध के रख लो कि आपको स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है, स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है। जो आपको इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, इसी स्टडी मटेरियल से ही आपको पढ़ना है। अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा और किसी भी प्राइवेट टीचर की, किसी भी XYZ कोई प्राइवेट टीचर है उसका बुक उठा के आपने पढ़ा, तो आपका रिस्क है कि सर CMA फाउंडेशन क्लियर होगा भी नहीं होगा। अगर CMA फाउंडेशन क्लियर हो भी जाता तो आपका इंटरमीडिएट, मेरी गारंटी है 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंटरमीडिएट आपका क्लियर नहीं होगा अगर आपने प्राइवेट बुक से पढ़ा है तो। क्योंकि सर देखो CMA इंस्टीट्यूट पागल तो नहीं है ना कि इतनी मेहनत से बुक बनाता है, बुक प्रिंट करता है और आपको देता है और फिर आप उसको वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो सर एक बात और बोलोगे सर हमारा फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल बहुत टफ है, या फाउंडेशन में ये थोड़ी सी यहाँ मिस प्रिंट है, ये देखो मिस प्रिंट की बात होती है कहीं, चलो मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन का जो या इंटरमीडिएट का जो हमारे इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया है वो मटेरियल किसी काम का नहीं है। पागल तो नहीं है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका अगर स्टडी मटेरियल आपने अगर 100% सही से कवर किया है, 100% की बात कर रहा हूँ, अगर आपने सही से कवर किया है और आपका फाउंडेशन हो, आपका फाउंडेशन एग्ज़ाम हो या इंटर हो या CMA फाइनल हो, CMA आपका फाइनल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका अगर क्रैक ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आके और मेरा नाम बदल देना, मुझे 10 गालियाँ दे देना कि सर मैंने 100% आपके कहने पे हमने स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की थी और हमारा एग्ज़ाम क्लियरफाई नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस बच्चे ने 100% आपका स्टडी मटेरियल कवर किया हो उस बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर फिर भी मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही कि नहीं सर आप हमारा टीचर तो इतना बड़ा टीचर है, XYZ बहुत बड़ा टीचर है, अपना स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा पढ़ाता है, देखो आप जिसका स्टडी मटेरियल पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पहले आप फाउंडेशन को या इंटरमीडिएट का जिस भी लेवल पे हो, पहले आप इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल कवर करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टडी मटेरियल से ही आते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के जो हेड एग्ज़ामिनर हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कई बार कमेंट कर चुके हैं, कई बार वो हिंट दे चुके हैं कि बच्चे पहले स्टडी मटेरियल पढ़ें, बच्चे पहले स्टडी मटेरियल पढ़ें, बच्चे पहले स्टडी मटेरियल पढ़ें। 100 बार वो बोल चुके हैं, लेकिन हम हैं जो सुनने को राज़ी नहीं। हम क्या करते, किसी प्राइवेट बोलते हैं यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी बुक ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं है। अगर आपकी स्टडी मटेरियल आपने नहीं पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं किसी भी टीचर की बुक पढ़ने से। हाँ, अगर उस टीचर ने पूरी की पूरी बुक अपने स्टडी मटेरियल बेस बनाई है, यानी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन उसने कवर किए हैं, स्टडी मटेरियल में जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जितने टॉपिक दिए उसने सारे के सारे टॉपिक लाइन वाइज कवर किया है, तो उसका बुक यूजफुल है। अदरवाइज़ उसकी बुक उसने कोई भी, देखो कोई भी टीचर होता है ना, तो कोई भी टीचर होता है वो जो बुक बनाता है अपने हिसाब से बुक भी बनाता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाता है, अपने पढ़ाने के हिसाब से बनाता है और अपने हिसाब से क्वेश्चन डालता है और फिर वही क्वेश्चन वो कराता है। अगर आप बोलोगे स्टडी मटेरियल कराओ तो कहेगा स्टडी मटेरियल में गलतियाँ हैं, स्टडी मटेरियल में ये है, स्टडी मटेरियल में वो है, तो गलत है बिल्कुल, आप पास नहीं हो सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है। नंबर 1 टिप क्या, आपको स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है। अगर आपको कुछ और पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पहले स्टडी मटेरियल कवर करो। तो मैं आपको जो फाउंडेशन की अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा, यानी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो पेपर नंबर 2 मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको पूरी की पूरी आपको स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाऊँगा। एक एक क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल कराऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊँगा स्टडी मटेरियल का। तो आप बस वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जितना कर सकते ना, जितना शेयर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है और हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें लगेगा कि चलो यार हमारी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, तो सर फटाफट स्टार्ट करते हैं, बहुत बकवास हो गई है ना। तो अगर सर बात करें हमारा जो बुक पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 का नाम क्या है सर, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के सारे फंडामेंटल्स क्या है, क्या उसके बेसिक क्या क्या है, वो सारी चीज़ हमें पढ़ना है। यानी आपने जो क्लास 11th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा था ना, क्लास 11th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। उसमें से कुछ एक आध दो चैप्टर एक्स्ट्रा हैं।
ठीक है। बाकी सारे चैप्टर क्या हैं आपके 11th वाले ही हैं, तो इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आज सर ये आप जो पढ़ा रहे हो किस अटेम्प्ट के लिए, तो देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो देखो, अगर मैं ये बुक की बात करूँ तो मैंने सबसे लेटेस्ट एडिशन लिया है। सबसे लेटेस्ट एडिशन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा एडिशन चल रहा है हमारा, ये एडिशन है 2019 अगस्त का। ये जो प्रिंट एडिशन है ये है अगस्त 2019 का, यानी सबसे लेटेस्ट एडिशन पढ़ा रहा हूँ मैं। और ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का डेट हमारा क्या है, जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी का डेट हमारा क्या है, अभी का डेट हमारा क्या है 12 जून 2020, यानी 12 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लेक्चर अप्लीकेबल कब तक होंगे सर, ये कब तक हम देख सकते हैं, तो देखो अकाउंट्स का जो लेक्चर होता है ना वो कभी भी ओल्ड नहीं होता, आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी इसको आप देख सकते हो जून 2020 अटेम्प्ट के लिए, जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से। मे बी आपके एग्ज़ाम ये किस में होंगे, 20 जुलाई तक होंगे। उसके बाद आप ये जो मोस्ट प्रेफरेबल होगा ये होगा हमारा दिसंबर 2020, दिसंबर 2020। उसके बाद कब तक सर, जून 2021, जून 2021। और उसके बाद भी आप देख सकते हो, लेकिन इन अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद सर नहीं देख सकते, अरे 100% आप देख सकते हो। अकाउंट्स में यार चेंज होता ही क्या है, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करके चलूँगा। मैंने सबसे लेटेस्ट एडिशन बुक उठाई है, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, सब कुछ करूंगा। आई होप आपको मेरी यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर, सबसे पहले हम चैप्टर 1 पे आते हैं कि सर चैप्टर 1 पे क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस बुक में आपका 3 सेक्शन मिलेंगे, आपको 2 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है आप कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपने बीकॉम किया होगा या आपने बीकॉम पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आता, क्योंकि ये सिलेबस बीकॉम में है, ये सिलेबस किस में, बीकॉम में। लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए में जो है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें क्या अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग स्पेशल ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, ये सारा का सारा जो है वो क्लास 11 बेस है। किस पे है, क्लास 11 बेस, क्लास 11 बेस, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कितना है, ये मेरा टोटल 80%, यानी कि 80 मार्क्स का मेरा जो आएगा, 80 मार्क्स का जो मेरा आएगा वो क्लास 11 बेस से आएगा। और जो 20 मार्क्स का आएगा, जो मेरा 20 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा वो मेरा किससे आएगा, बीकॉम के बेस से आएगा। ये मेरा किससे आएगा, बीकॉम के बेस से आएगा। टोटल हो गया 100 मार्क्स का। यानी ये इससे ये समझ में आता है कि अगर आपने क्लास 11 भी सही से पढ़ा हुआ है, अगर आपने क्लास 11 भी सही से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत ईजिली फाउंडेशन क्रैक कर सकते हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो चाहे सीएमए फाउंडेशन हो। आप आराम से, अगर 11th-12th आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अगर 11th-12th का अकाउंट्स, 11th-12th का मैथ, 11th-12th का इकोनॉमिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। हाँ, अगर आप क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी की वीडियो देखनी है तो मेरा यूट्यूब पर अदर चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स फ्लिक्स, मेरा ही चैनल है कॉमर्स फ्लिक्स, कॉमर्स फ्लिक्स FLIX, ये मेरा यूट्यूब का अदर चैनल है। इस पे जाके आप क्लास 11th एंड 12th की आप अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स इसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक मैंने समझा दिया सिलेबस में क्या क्या आपका। अगर बात करें कि सर तो आज हमें क्या करना है, आज हमें सेक्शन ए का चैप्टर नंबर 1 यानी ये स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट करना है और देखना उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सर देखो सेक्शन ए में कितने हमारे पास 3 चैप्टर हैं। सेक्शन ए में कितने हैं, 3 चैप्टर हैं। स्टडी नोट 1, स्टडी नोट 2। सेक्शन ए में कितने हैं मेरे पास, 3। ये लेटेस्ट एडिशन की मैंने बुक डाउनलोड की एकदम अपने वेबसाइट से, ये एकदम लेटेस्ट है। और स्टडी नोट नंबर 3, बस 3 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए, आपके 80 मार्क्स कवर हो गए। बट इस 3 चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, इस 3 चैप्टर में हमारे पास क्या है, बहुत सारे टॉपिक है। तो सर आज हमें क्या पढ़ने हैं, तब से आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो देखो आज हमें पढ़ना है स्टडी नोट नंबर 1 अकाउंटिंग बेसिक, यानी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। उसमें टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ
कन्वेंशन, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, जनरल लेजर, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। तो अगर मैं बात करूं कि सर अकाउंटिंग बेसिक चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग बेसिक चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग बेसिक चैप्टर नंबर 1, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट में सबसे पहला क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी सर आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ ही रखा होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि जब आपका क्लास 11th स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे ही टीचर आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आखिर अकाउंट किस चिड़िया का नाम है, आखिर अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी है क्या। फर्स्ट डे आपको 11th क्लास में यही समझाया जाता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है और किसे कहते हैं। सर हमें पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ज़बरदस्ती वाली बात है ना। देखो इधर, तो सर अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, सर अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, तो इसका सबसे ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि मान लो आपका ये एक बिज़नेस है, ठीक है, आपका ये बिज़नेस है, आपका ये बिज़नेस है। और बिज़नेस हम क्यों करते हैं, बिज़नेस हम क्यों करते हैं सर, वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्यों करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ क्रिएशन कह लो या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कह लो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कह लो सर, और क्या कह सकते हैं, या प्रॉफिट मेकिंग कह लो, या प्रॉफिट करने के लिए करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस भाई कोई भी क्यों करता है, वेल्थ क्रिएशन धन बनाने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन धन बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, इसलिए तो बिजनेस करता है ना। हाँ सर इसलिए करता है। तो क्या बिजनेस करते हैं तो क्या उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। हाँ सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं, बिना पैसे का तो बिज़नेस होता नहीं। और कुछ करना पड़ता है। हाँ सर अगर मेरा बिज़नेस है तो उसमें मेरे को रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे। रिसोर्सेज क्या होता है, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा, मैन मटेरियल, है ना, मैन मटेरियल, मशीनरी यानी कोई इक्विपमेंट, है ना, ये सारे कम क्या बोलते हैं, इसको रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, रिसोर्सेज लगाया, और उसके बाद आपने ये सब क्यों की, ताकि हम वेल्थ क्रिएट कर सकें, वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। अब ज़रा मेरे को एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो रिसोर्सेज लगाए हैं, इसकी अगर आप ये बताओ कि इसकी वजह से आपको सही प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको मतलब प्रॉफिट अर्न हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आपने बिज़नेस तो ऑन कर दिया, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा। आपने जो पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट का जो पैसा लगाया है, इसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। आपने बिज़नेस रन कर दिया, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा, बताओ ज़रा। क्या साल के एंड में एक बाबा जी आएंगे जो आंख बंद करेंगे और जादू से बता देंगे, हाँ बच्चा तुम्हारे प्रॉफिट में 1 करोड़, तुम्हारे बिज़नेस में 1 करोड़ का लॉस हो गया, तुम्हारे बिज़नेस में 500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। क्या जादू से होगा, क्या आंख बंद कर दी जाएगी, नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सर क्या करेंगे, आपने पैसे भी लगा दिए, रिसोर्सेज भी लगा दिए, जो आप कर सकते हैं आपने सब किए। अब मेन कंडीशन यहाँ है कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों की, ये मैंने बिज़नेस क्यों कमाया, क्यों बनाया, धन कमाने के लिए। अब सर प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रहा मेरा बिज़नेस, ये मेरे को पता कैसे चलेगा। तो वहाँ पे एक जादू काम करे जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं उसको, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है, अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगा कि सर आपका प्रॉफिट हुआ है, सर आपका लॉस हुआ है, सर आपका जो रिसोर्सेज था उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, सर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका सही रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है,
सर आपने ये जो काम सेल किया था उसमें आपको लॉस हो गया, सर आपने ये मैन्युफैक्चरिंग किया उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, सर आपका लेबर है वो सही काम नहीं करता, सर आपका बिजली के बिल ज़्यादा आ रहा है, सर आपका जो मशीनरी चलती है उसका रिसोर्सेज जब उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है। ये कौन बताएगा? उस जादू का नाम क्या? उस जादू का नाम है अकाउंटेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। क्या कहते हैं उसको? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी कैसे बताता है? अकाउंटिंग करके। कैसे बताता है? अकाउंटिंग करके। सर क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको इस बिज़नेस का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि आपको इस बिज़नेस का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और यही अकाउंटिंग आपके सारे सवालों का जवाब देगा कि सर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितना उधार है, कितना लेना है, कितना देना है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए थे उसका मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैंने इतने रिसोर्सेज लगाए थे उसका सही यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो सब कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा। वो सब कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, अकाउंटिंग कैसे बता देगा? अकाउंटिंग क्या कोई बाबा है? ये अकाउंटिंग कैसे बताएगा? तो देखो अकाउंटिंग कोई बाबा नहीं है, अकाउंटिंग कोई भगवान भी नहीं है। अकाउंटिंग क्या करता है? हर एक चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। क्या करता है? हर एक चीज़ का क्या करता है? क्या करता है? रिपीट कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ का रिसोर्सेज का, इन्वेस्टमेंट का, जो भी आपने बिज़नेस किया है, बिज़नेस में जितने आइटम हैं हर एक आइटम का क्या करता हो? ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। क्या करता है? ट्रैक करता है। ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? मतलब वो हर एक चीज़ को रिकॉर्डिंग करके रखता है, हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग करके रखता है और उसका A to Z स्टेप बाय स्टेप उसका हिसाब किताब करता रहता है। इतना मटेरियल आया तो भी रिकॉर्ड होगा, इतना मटेरियल सेल हो गया तो भी रिकॉर्ड करेगा, इतना सामान परचेज किया तो भी रिकॉर्ड करेगा, इतना उधार में दिया तो भी रिकॉर्ड करेगा, सैलरी कितनी दी ये भी रिकॉर्ड होगा, वेजेस कितना दिया ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया फैक्ट्री का, कंपनी का, दुकान का, सैलरी कितना गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, मज़दूरों को वेजेस कितना दिया गया, यानी A to Z सबकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सबकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सर रिकॉर्डिंग कौन करेगा? कौन करेगा? अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग कैसे करेगा रिकॉर्डिंग? अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? उसका तरीका क्या होगा? उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसके रूल्स क्या होंगे? उसके रेगुलेशन क्या होंगे? वही तो पढ़ना है हमें। आपने यही तो क्लास 11th में पढ़ा था, यही तो क्लास 12th में पढ़ा था आपने कि अकाउंटिंग की कैसे जाती है, अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग कैसे की जाता है, अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या है, अकाउंटिंग का रूल्स क्या है, अकाउंटिंग का रेगुलेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी थी। तो सर 12th यहाँ क्या पढ़ना है? यहाँ भी वही पढ़ना, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, थोड़ा सा कहीं कहीं चीज़ें आपको और एक्सप्लेन करनी है, थोड़ी सी और आगे जाना है। ठीक है, अगर सेम टू सेम वही होता तो यहाँ पे क्यों दे देता हो? बात मेरी समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? मेरे को बताओ हाँ या ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं बस यही कह रहा था आपको कि ये सारे आपको जवाब कौन देगा? तो सर हमारा सबका ये आंसर देगा अकाउंटिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको अगर आगे एक्सप्लेन करूं तो देखो बिज़नेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। यानी कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते हैं हम? सोल प्रोप्राइटरशिप। सर ये कौन सा बिज़नेस होता है? अगर आपको ये नहीं पता सोल प्रोप्राइटर क्या होता है तो आपने 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़ाई की है, सिर्फ पीछे बेंच पे बैठ के अपने बातें की है। ठीक है, जबकि मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप होता है। हाँ सर ये तो सुना था हमने 12th क्लास में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कंपनी होती है जिसे हम कॉर्पोरेट कहते हैं। हाँ सर कंपनी के बारे में सुना था। सर और कुछ होता है क्या? हाँ बहुत होता है, लेकिन आपने 11th में नहीं सुना होगा। जॉइंट वेंचर होता है, हायर परचेज होता है, और क्या होता है सर? और भी बहुत सारे होते हैं, ब्रांचिंग अकाउंटिंग होती है, बहुत सारी अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर बिजनेस। अगर शॉर्ट में आपको बोलूँ तो सिंगल ओनर बिजनेस, यानी कोई सिंगल ओनर है, कोई एक आदमी अपना बिजनेस चला रहा है, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर।
पार्टनरशिप में क्या हो, 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं मिलके एक साथ, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। कंपनी क्या आपको पता ही है, कोई भी कंपनी जिसमें कोई भी ऐसा बिजनेस जो कंपनी एक में रजिस्टर्ड हो, कंपनी होती है। ज्वाइंट वेंचर और हायर परचेज। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, कुछ लोग पार्टनरशिप की जैसी होती है, बट इसका टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। 2 या 2 से अधिक लोग मिलके किसी एक बिजनेस को करते हैं सेम फिक्स पीरियड के लिए। क्या करने के लिए, फिक्स पीरियड के लिए। कहने का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई थे, ठीक है। सर्दियाँ आई, सर्दियों में इन्होंने कहा कि काम करते हैं हम स्वेटर बेचेंगे। क्या करेंगे, हम स्वेटर बेचेंगे सिर्फ 3 महीने, यानी सर्दियों में हमारा सर्दी ख़त्म और हमारा बिज़नेस ख़त्म। ये ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। हायर परचेज भी ऐसे कुछ होता है। हायर परचेज में क्या होता है, तो सर हायर परचेज में जब हम किस्तों पे सामान खरीदते हैं ना, उसको हायर परचेज टाइप कुछ बोलते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आएगा। तो बहुत अलग अलग टाइप के बिज़नेस होते हैं सर। और होते हैं क्या, हाँ बहुत होते हैं, दुनिया में लाखों टाइप के बिज़नेस है एक्सेट्रा, ठीक है। तो सर ये क्या बता क्या रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हर टाइप की अकाउंटिंग की जाती है। हर टाइप का बिज़नेस है और जिस टाइप का बिज़नेस है उस टाइप की अकाउंटिंग है। हर टाइप का बिज़नेस का अकाउंटिंग आपको अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर के अकाउंटिंग सीखे हो तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में ही अप्लाई होगा, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग नहीं चलेगा। कुछ बेसिक चीज़ें चलेगी, बाकी आगे जाके चेंज हो जाएगा। कंपनी में भी सेम वही है, आपका बेसिक यानी जनरल एंट्री लेजर तक रहेगा, फिर आगे जाके चेंज होगा। जॉइंट वेंचर का भी सिस्टम वही है, हायर परचेज सिस्टम वही है। और दुनिया में जितने डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं उनकी डिफरेंट टाइप से अकाउंटिंग की जाती है, उनका डिफरेंट टाइप से रूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो A to Z आपको मैंने समझा दिया है नॉर्मल लैंग्वेज में। अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर अकाउंट्स होता क्या है, उसमें पढ़नी क्या चीज़ें हमें। सर यहाँ फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो आप फाउंडेशन में ये सोल प्रोप्राइटर वाला पूरा पढ़ोगे और थोड़ा सा एक आधो टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ोगे। सोल प्रोप्राइटर यानी क्लास 11th वाली चीज़ें पूरी पढ़ोगे। मैंने बताया अभी इंट्रोडक्शन में आगे पीछे बताया था कि 80 मार्क्स का तुम्हारा वो है सेक्शन 1 और सेक्शन B 20 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम बेस है और तुम्हारा ये वाला जो है ये 11th बेस है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फटाफट अपनी स्टडी मटेरियल पे आते हैं, देखते हैं कि उसमें से हमने क्या पढ़ लिया और क्या हमें और पढ़ना है, ठीक है। तो अब तक अगर मैं आपको देखूं तो सच में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने बस देखो क्या पढ़ा है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। अब तो क्या समझाऊं, इतना समझा दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, तो आई होप आपको ये हो गया होगा। फिर भी सर एक बार क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ के सुना दो ना, अच्छा लगेगा। देखो क्या लिखा है बताता हूँ। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट और मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ फॉर द ओनर। कह रहा है कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी पैसे कमाने की एक्टिविटी होती है, पैसे के रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जिसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमाइजेशन दी वेल्थ धन कमाना, धन को मैक्सिमम करना। बिजनेस कैन नॉट रन इन आइसोलेशन, बिजनेस ऐसे तो नहीं चल सकता फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए आप बिजनेस चलाते तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए। लार्जली द बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट बाय द पीपल कमिंग टुगेदर विद द पर्पज द सर्व कॉमन क्लॉज। और कह रहा है कि कॉमन तौर पे हम ये देखते हैं कि कुछ लोग मिलके सेम काम करने के लिए आते हैं, उसको बिजनेस कहते हैं। द टर्म टीम ऑफ्टन referred to as organization which would be different from such as sole proprietor। कह रहा है कि अलग अलग तरह के बिजनेस हो सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे समझाया। क्या समझाया, देखो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट यानी कंपनी, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। द रूल्स ऑफ बिजनेस आर बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ट्रेड सोशल वैल्यू एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इनकम्पासिंग नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस। और कह रहा है कि हर एक बिजनेस का रूल्स अलग अलग हैं, उनके फ्रेमवर्क अलग अलग हैं। जैसा बिजनेस होगा, अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटर के रूल्स अलग हैं, पार्टनरशिप वाला है तो पार्टनरशिप लगेगा, कॉर्पोरेट यानी कंपनी तो कंपनी के बिजनेस के रूल्स अलग हैं, उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी है जो मैंने आपको अभी तक समझा चुका हूँ, आप और आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो थोड़ा सा और पढ़ के समझाता हूँ। द बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर टू रिसोर्सेज, बिजनेस एक्टिविटी में क्या चाहिए, आपको बिजनेस करना तो आपको रिसोर्सेज चाहिए। समझाया था मैंने रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए ना आपको, इनमें देखो क्या मल्टीपल रिसोर्स चाहिए आपको। प्राइमरी क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर, मशीन, फैक्ट्री, ये सब चाहिए आपको।
इन सब रिसोर्स का हैंडल कैसे करना है, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वही सब चीज़ें यहाँ पे समझा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें ऐसी रफली समझा दिया है। और बात आती है कि सर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, आप इसे रफली एक बार रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ से इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यार इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंट्रोडक्शन दो तो क्या कहते हो, सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, एंड हम ये काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, हमारे फैमिली में इतने लोग, हो गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि आखिर अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहली चीज़ आती है, हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होता है। क्या मैं आपको मान लो साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं आपको आते ही बोलूँ कि बेटा साइंस में चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है, तुम बोलो यार साइंस क्या होता है, मैं यही नहीं पता, साइंस पढ़ने तो आए हैं, तो पहले आपको ये जानना है साइंस क्या होता है। ऐसी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रीड कर लेना, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन का पेपर मस्त आता है एकदम, अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ के गए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, 100% मैसेज करके बोलोगे सर आपने क्या पढ़ाया था, और आपने सही एडवाइस दी थी कि पहले आप स्टडी मटेरियल कवर करो। कितना भी बड़ा टीचर हो, अगर मेरी बात सुनना चाहते हो, बोलोगे यार तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूँ। ठीक है, नहीं सुनना मत सुनो, एक बार फेल हो जाएगा तो पछताओगे। लेकिन मैं फिर भी, अगर जो सुनना चाहता है, चाहे कितना बड़ा भी टीचर हो, अगर वो बोलता है टीचर कि पहले मेरा बुक करो बाद में स्टडी मटेरियल करो, तो उसकी कभी मत सुनना, उसकी कभी मत सुनना। क्योंकि कोई भी टीचर अपना प्रमोशन चाहता है, अपना स्टडी मटेरियल बेचना चाहता है, अपना क्लासेस प्रमोट करना चाहता है, बहुत ड्रामे। तुम्हें पता नहीं है फाउंडेशन में, और जब तुम इंटरमीडिएट या फाइनल में पहुंचोगे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि स्टडी मटेरियल क्या है। ठीक है, तो आपको मैं हर लेक्चर में बार बार यही करूँगा कि बेटा स्टडी मटेरियल से पढ़ लो, पास होना है तो, अदरवाइज़ आपकी इच्छा आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है ये समझा चुका हूँ। अब थोड़ा सा चलते हैं डेफिनेशन की ओर कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। सेम टू सेम 11th क्लास वाला लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, लिखा अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, क्या लिखा है देखो, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, अपने आप में एक कला है। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। आर्ट ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग, क्या करने का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। आपको पता ही है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको ये और 11th का है, लेकिन इतना ही फास्ट नहीं आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले काम क्या होता है अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग करने का। सबसे पहले काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने का। सर किसका रिकॉर्डिंग करना है, किसका रिकॉर्डिंग करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो भी बिज़नेस में आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है और अगर उसमें फाइनेंस इंक्लूड है, उसमें फाइनेंस यानी क्या, पैसा, पैसा इंक्लूड है तो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मेरे पास एक बिज़नेस है, बिज़नेस क्या है, मैं ये मार्कर, ये जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैन्युफैक्चर करके क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। अब मैं मान लो कि ये मार्कर 10 मार्कर मैं चोरी करके लाया और अपनी फैक्ट्री में रख दिया और मैंने अकाउंट से मेंटेन कर दिया कि मैंने ये मैन्युफैक्चर कर दिया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने जो 10 मार्कर लाए हैं वो चोरी करके लाए हैं, उसमें कोई फाइनेंस इंक्लूड नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन सही नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग किसका करना है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। दूसरा काम क्या है, क्लासीफाइंग करने का। और तीसरा काम क्या है, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब यहाँ तक मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा देखो सर। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं जनरल। उसको क्या बोलते हैं, जनरल। पता ना जनरल एंट्री क्या करते हैं, तो उस जनरल एंट्री को हम रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में लेते हैं। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन। अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप जनरल एंट्री बनाते हो, यानी जो जनरल वाली बुक होती है, जो क्या होती है, जनरल वाली बुक होती है, एकदम 11th वाली फीलिंग दिलाऊंगा, एकदम प्योर लगेगा। आप क्लास 11 पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किए हो, तो जब आप जनरल बनाते हो तो इस जनरल में आप लोग सेल लिखते हो, परचेज लिखते हो, सेल लिखते हो,
अगर आपने किसी को क्रेडिट सेल किया तो क्रेडिट सेल लिखते हो, यानी उधार में बेचा तो उधार लिखते हो। आपने क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिट परचेज लिखते हो। डेटर का है डेटर लिखते हो, क्रेडिटर का क्रेडिट, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें जनरल में तुम एंट्री कर देते हो। सैलरी वाले का सैलरी लिख देते हो, वेजेस वाले का वेजेस लिख देते हो, यानी जनरल एंट्री तो एक ही बनती है और उसमें सारी की सारी एंट्री कर देते हो। अब उसके बाद बात आती है उसको क्लासीफाई करने का, यानी अलग अलग करने का। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, वेजेस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। यानी जितने आइटम था, जितना यहाँ पे आइटम था उसका अकाउंट हमने सबका अलग अलग बनाया, सबका अलग अलग बनाया और सबका अलग अलग बना के सब ट्रांसफ़र कर दिया। सारे सेल वाले किस में चले गए, सेल में चले गए। सारे सेल वाले किस में चले गए, सेल में। सारा कैश किस में चला गया, सारा कैश किस में चला गया, कैश में। सारा परचेज किस में चला गया, परचेज में। सारा परचेज किस में चला गया, परचेज में। सारा क्रेडिट कार्ड किस चला गया, क्रेडिटर में। सारा सैलरी किस में चला गया, सैलरी में। हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सबका अलग अलग अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लासीफाई करना, ताकि हमें इंडिविजुअली पता रहे कि कौन सी चीज़ें कितनी हैं। अगर हम क्लासीफाई नहीं करते हैं, अगर हम क्लासीफाई नहीं करते हैं और मैं आपकी कंपनी का ओनर हूँ और आप मेरी कंपनी का अकाउंटेंट हो, मैंने कहा भाई अकाउंटेंट साहब बताओ कि टोटल इस साल सेल कितना किया है, तो अब क्या करोगे, बोलोगे जनरल उठाओगे, सेल किया था, फिर सेल किया था, फिर एक सेल था, फिर ढूंढोगे सेल कहाँ है। यानी पूरी बुक में सेल 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 ढूंढते ढूंढते 4 दिन लग जाएंगे और 10 दिन बाद मुझे जोड़ के बताओगे कि सर इतना सेल किया था। उससे अच्छा बेहतर ये है कि आप क्या कर लो, क्लासिफिकेशन कर लो और उस क्लासिफिकेशन से मुझे सिर्फ टोटल करके बता दो कि सर आपका टोटल सेल इतना हुआ था। ठीक है, तो सर पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में होता है, जनरल में। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लासिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, तो सर क्लासिफिकेशन को बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। दूसरा होता है हमारा क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, पोस्टिंग इनटू लेज़र। पढ़ा है अपने क्लास में, पोस्टिंग इनटू लेज़र। सर आप कर क्या रहे हो, कुछ नहीं, मैं आपको डेफिनेशन 11th क्लास वाली फीलिंग में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम जनरल करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। जनरल में समझ में आ गया, क्लासीफाई में समझ में आ गया। अब फिर से पढ़ो जरा डेफिनेशन क्या कहता है। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है पता है, क्लासीफाइंग करने का इसका भी मतलब पता है कि सर क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेज़र बना देना है, सबका अलग अलग कर देना। और तीसरा क्या है, तीसरा काम क्या अकाउंटिंग का, समराइज करना है, यानी समरी बनाना है। यानी सर समरी क्यों बनाएंगे, पहले क्लासीफाई किया फिर समरी बनाओ। हाँ सर, पहले क्लासीफाई करते हैं और फिर पॉइंट नंबर 3 में उसका समरी बनाते हैं। समरी क्यों बनाते हैं, समरी क्यों बनाते हैं, क्योंकि पता चल सके प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, पता चल सके टोटल बैलेंसेज। टोटल बैलेंस मतलब क्या, टोटल बैलेंस कैसे पता चलेगा सर, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते थे 11th क्लास में, याद है 11th क्लास आपने सही से पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी 11th क्लास, अभी भी पढ़ना है तो मेरे दूसरे चैनल पे कॉमर्स फ्लिक्स चले जाओ, वहाँ जाके पढ़ लो। कॉमर्स फ्लिक्स स्पेलिंग है CMMERCE, कॉमर्स FLIX। कॉमर्स फ्लिक्स पे जाओ और वहाँ पे पढ़ो क्लास 11 दोबारा से। ठीक है, तो सब हम बनाते हैं प्रॉफिट। समरी में क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं, ऊपर नीचे कर दिया ना, चलो एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, समरी में ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस समरी क्या कनेक्शन है। ट्रायल बैलेंस में देखो सबसे बड़ा समरी तो यही है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, टोटल मेंशन होता है, यानी टोटल एसेट कितना है, टोटल लायबिलिटी कितना है, टोटल डेटर कितना है, टोटल सेल कितना है, वो सब के सब ट्रायल बैलेंस आपने बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस में मेंशन करते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या निकलता है, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट से ये निकल के आता है कि ट्रेड करने में हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद क्या बनाते थे क्लास 11th में सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता था हमारा, कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। और उसके बाद क्या बनाते थे लास्ट में, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हमें क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारी लायबिलिटीज़ जो हैं वो एसेट्स के मुकाबले में कितनी हैं। अगर लायबिलिटीज़ कम है और एसेट्स बहुत ज़्यादा है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ के आसपास है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत वीक है।
तो ये सारी चीज़ें आती थी समरी में, ये सारी चीज़ें आती थी समरी में। अच्छा, अगर कोई बच्चा क्लास 11th और 12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ा होगा या आर्ट्स वाला होगा और मेरा लेक्चर देख रहा होगा तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये जो ही चीज़ें मैंने लिखी है ना, यहाँ पे देखो, ये जनरल करना, क्लासीफाइंग करना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपके फाउंडेशन के सिलेबस में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ है। यानी क्लास 11th वाला टोटल सिलेबस है प्लस कुछ और भी आगे। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर चलते हैं फिर से अपना कहा था डेफिनेशन पे आते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। यहाँ समराइजिंग समझा दिया, समराइजिंग क्या होता है समझा दिया। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी क्या सर, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है, अच्छे तरीके से। ऐसा थोड़ी है कि कहीं रिकॉर्डिंग कर दी, कहीं क्लासीफाइंग कर दी, जैसे मर्जी वैसे, नहीं। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या, अच्छे तरीके से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हाँ सबसे बड़ी बात है क्या, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। यानी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सेल ₹10,000, ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने अगर मान लो कि 100 चेयर बेचे तो ये लिखेगा 100 सेल 100 चेयर, सेल 100 चेयर्स। क्या बस हो गया अकाउंटिंग? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। आपको इसके साथ साथ जो अपने 100 चेयर का सेल किया है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अमाउंट भी लिखना पड़ेगा कि सर 100 चेयर 1 लाख रुपीज़ की है, 100 चेयर 1 लाख रुपीज़ की है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में करने पड़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर उसके बाद क्या है, आगे चलो। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। अभी समझाते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखो रिकॉर्डिंग में समझाया था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सर इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ मतलब क्या है, मतलब देखो फिर से समझते हैं, स्टार्टिंग से समझ में आएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग एक क्या है, कला है रिकॉर्डिंग करने का। समझा दिया रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर अच्छे तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी पैसों के रूप में, एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे। इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, और उसका जो फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड है ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे। और यहाँ तक रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट कर देंगे, यहाँ तक जब पहुँच जाएगी तो आपकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसे ही कहते हैं अकाउंटिंग, इसे ही कहते हैं अकाउंटिंग। यानी अगर आप इतना काम कर देते हो, इतना काम कर देते हो, क्या कर देते हो, रिकॉर्डिंग कर देते हो, क्लासीफाइंग कर देते हो, समराइजिंग कर देते हो। समराइजिंग बात किस में करते हो, समराइजिंग अच्छे तरीके से करते हो और पैसों के रूप में करते हो, और ट्रांजेक्शन इन इवेंट का, और जो रिजल्ट आता है उसको आप इंटरप्रेट कर देते हो, तो आपका अकाउंटिंग हो गया ख़त्म। यानी यही है अकाउंटिंग 2 लाइन का, जो हमने आपको समझा दिया। अब सर ये लास्ट वाला अभी तक आपने बताया नहीं क्या होता है। लास्ट वाला मतलब क्या, ये वाला इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहा का मतलब क्या है। देखो समरी को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, इसको रिजल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। सर ये क्या बात थी, समरी को रिजल्ट कैसे बोल दिया। देखो अभी मैंने फर्स्ट समझाया, कोई बिज़नेस क्यों करता है, सर प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई बिज़नेस क्यों करता है, सर प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट आया या नहीं आया, या लॉस आया, कहाँ से पता चलेगा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो रिजल्ट तो यही है ना, रिजल्ट तो यही है ना कि प्रॉफिट आया या नहीं आया, मेरा पैसा कितना डूब गया, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट कितना उधारी, कितना लेना देना है। पूरा अकाउंट्स बनाने का मेन रीज़न क्या था कि सर मेरे को ये निकल के आ जाए कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये पता चल जाए कितना उधारी है, ये पता चल जाए कितना लेना है, ये पता चल जाए कितना देना है, ये पता चल जाए कितना एसेट है, ये सारी चीज़ें मेरे को पता चल जाए। तो ये सब क्या है, रिजल्ट है, यही तो हम चाहते हैं। इन्हीं रिजल्ट के लिए तो मैंने अकाउंट्स मेंटेन किया है। तो रिजल्ट कहाँ आता है, वो सारी की सारी रिजल्ट आपको समरी देता है। समरी ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हो गया। अभी जितनी आइटम मैंने बोले उन सब का आंसर यही समरी में आपको मिल जाएगा। तो इसी समरी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। तो क्या बोला है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करना, यानी बताना कि इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया। क्योंकि एक रिक्शे वाले को तुम बैलेंस शीट पकड़ा दो, बोलो ये देख के बता क्या लिखा है इसमें, तो क्या बताएगा।
वो रिक्शे वाला जो है, आपका एक जो रिक्शा वाला है, वो बैलेंस शीट को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, आपको इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। अकाउंटेंट का काम है कि बैलेंस शीट बनाए, समरी बनाए, उसके बाद इंटरप्रेट करके बॉस को बताए कि सर इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, यार सर जो बैलेंस शीट हमारी बहुत बुरी दिख रही है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है या बहुत अच्छा, जो भी चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं तुरंत जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फाउंडेशन क्लियरफाई करना है और ये भी याद रखना कि कहाँ से पढ़ा था, लोगों को बताना कि हाँ कोई है जिसने पढ़ाया था मिशन सीए में, है ना। तो अगर देखो मैंने आप लोग क्या किया, मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया। हाँ, डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है और सेम टू सेम किसका है, 11th वाला डेफिनेशन है। ये दिया किसने है, तो देखो डेफिनेशन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA एक कोर्स भी होता है, ये CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट USA से होता है आई थिंक। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। तो ये CPA कोर्स होता है, आप कर सकते हो। जैसे CA है, CMA है, वैसे ही CMA है, CA है, ये सब इंडियन कोर्स है। तो CPA हमारा क्या है, CPA हमारा बाहर का कोर्स है, USA का, आप कर सकते हो। तो ये जो क्या लिखा है, डेफिनेशन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 1961 में CPA ने, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने जो क्या किया था, एक डेफिनेशन दिया था। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction event which are in at least of financial character and interpreting the result thereof। ये हमें कहते हैं, इसे कहते हैं अकाउंटेंसी। कोई दिक्कत नहीं है सर। और भी एक और है, देखो डेफिनेशन में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, सर ये भी डेफिनेशन इन्होंने दिया है। ये पढ़ना है क्या, नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा, इसे याद कर लेना। इसे मैं पढ़ के थोड़ा समझा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यही सेम चीज़ें लिखी हुई है बट बिल्कुल अलग लैंग्वेज में। मतलब इसका जो डेफिनेशन का मीनिंग यही निकल के आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, बट इसका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। थोड़ा सा समझ लो क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब क्या, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। चोरी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो उसे आइडेंटिफाइंग करेंगे, फिर मेजर करेंगे यानी रिकॉर्डिंग करेंगे, और फिर कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट। और जो भी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसका फिर क्या करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग करने के बाद उससे क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको हम देखेंगे कि इससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी जजमेंट करेंगे। और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर क्या डिसीजन लेना, लॉस हो रहा है तो भी अच्छी बात है, उस क्या डिसीजन लेना कि लॉस आगे ना हो सके। ये कौन करेगा, यूज़र करेगा। यूज़र किसे कहते हैं, आगे आप पढ़ोगे। यूज़र जो होता है अकाउंटिंग यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, कंपनी का मैनेजर होता है, ऑनर होता है, ठीक है, और कौन होता है, एम्प्लॉय होता है कंपनी का। बाहर कौन होता है, बाहर होती है गवर्नमेंट होती है, यानी जो अकाउंट्स को देख के उससे अपना काम करता है उसे हम यूजर्स का अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो दो डेफिनेशन है, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर वाला मैंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया, आपको ऊपर वाला ही याद रखना है। अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखनी है, बाकी सब भूलना नहीं है, याद रखना, बट याद वो नॉर्मल याद रखना है, लेकिन ये आपको लाइन बाय लाइन याद कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। अगर बुक की बात करूँ मैं बुक के हिसाब से चलूँगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के कार्य क्या है, अकाउंटिंग के कार्य क्या है, कार्य ऑफ अकाउंटिंग, है ना। लो, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या आता है, कार्य क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट में फाउंडेशन के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो CMA स्टूडेंट्स के पास, कि ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो अभी वैसे कोरोना का चक्कर चल रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं।
तमिलनाडु भी इसी लाइन में है। लॉकडाउन खुल चुका है बट कोई भरोसा नहीं, फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इनकम लोगों की हो नहीं रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कम से कम अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कम से कम CMA कर रहे हैं, कम से कम उनकी हेल्प कर सके ताकि हमारा CMA प्रोफेशन ग्रो हो जाए। आज भी 1 लाख में से 1 लोग या 2 लोग मुश्किल जानते हैं कि CMA क्या होता है, लेकिन उसमें से हज़ारों लोग CA को जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपना प्रोफेशन ग्रो हो, हमारा CMA प्रोफेशन ग्रो हो। इस CMA प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए हमें जो बन पड़े हम करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मेरा और एक और यूट्यूब चैनल है कॉमर्स फ्लिक्स के नाम पे, आप उस पर भी आप देख सकते हो, वहाँ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस 4 ईयर प्लस टीचिंग है, मैं 4 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ाई करते चलो, अपने प्रोफेशन को ग्रो करते चलो। हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ें सीखने को इसमें, बहुत अच्छा कोर्स है। तो आप घबराना नहीं कि किसी गलत कोर्स में, आप बहुत अच्छे कोर्स में आए हो, ठीक है। आपको बस करना कुछ नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक में ही हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पर, नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से हमारा टाइम बहुत कम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है कि समझाना होता है, आप लोगों को बताना पड़ता है कौन हूँ मैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अब तो हमें स्टार्ट कर दिया, एक बार बूस्टिंग चाहिए होता है इंसान को। स्टार्ट मिल गया कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट मिल गया चलो भाई पहली सीढ़ी चढ़ गए चलते जाओ, ठीक है। तो हमें स्टार्ट मिल गया, हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, हमें आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है और इस अटेम्प्ट में CMA फाउंडेशन क्लियर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, कम से कम एक आध दोस्त को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।